हेलो 11 क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। और एक बार फिर से मैं आप सभी 11 क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पिछले दिनों शुरू किए हैं आपकी जो ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ये बुक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इस बुक का हम लोगों ने 5वां जो अध्याय है यानी लेसन 5 है ना, खनिज एवं शैल, ये हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस लेसन का भाग 1 पढ़ा था। तो भाग 1 में हम लोगों ने खनिज के बारे में पढ़ा था ना बच्चों, कि खनिज क्या होते हैं, किसको खनिज कहते हैं और खनिज की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में देखा था। आज हम लोग इसी लेसन का भाग 2 पढ़ेंगे यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये आज आपका आखिरी भाग है, ठीक है। ये आज लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है शैल। शैल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शैल के बारे में जो पॉइंट्स आज हम लोग देखेंगे उनके बारे में है, वो है सबसे पहला पॉइंट से कि शैल यानी चट्टान क्या है, किसको बोलते हैं शैल। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर या निर्माण के आधार पर शैल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो 3 प्रकार के जो शैल हैं वो हैं अवग्नेय, अवसादी और कायंत्रिक, है ना। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे शैल चक्र। तो शुरू करते हैं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा शैल क्या है या चट्टान किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा भूपटल है, भूपटल मतलब जो हमारा पृथ्वी का ये ऊपरी आवरण है ना, जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना, इसको बोलते हैं भूपटल, है ना। तो जो हमारी भूपटल है यानी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, इसकी रचना करने वाले जो पदार्थ हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शैल बोलते हैं या चट्टान बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रॉक बोलते हैं ना, शैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक, और हिंदी में शैल बोलिए या चट्टान। तो हमारे इस भूपटल की रचना करने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थ, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, शैल कहलाते हैं या चट्टान कहलाते हैं। सामान्यतः बच्चों चट्टान शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे, है ना, दिमाग में एक बहुत कठोर भूखंड, है ना, की जो है वो इमेज जो है वो हमारे दिमाग में आती है। तो चट्टान का मतलब बहुत कठोर सा भाग ना। तो वास्तव में चट्टान या शैल जो है कठोर नहीं है, मतलब सभी शैल कठोर नहीं होते हैं। कुछ शैल मुलायम भी होते हैं और कुछ शैल कठोर भी होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर चट्टान शब्द सुनने पर हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, है ना, एक बहुत कठोर सी, है ना, भूखंड आता है। भूमि का एक ऐसा भाग जो बहुत कठोर है, वही ज़्यादातर हमारे दिमाग में और आपके दिमाग में आता है। लेकिन जो भूगोल या भूविज्ञान में है, उसमें शैल या चट्टान में उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो ग्रेनाइट की तरह क्या हो, कठोर हो। ग्रेनाइट बहुत आपने देखा होगा, घरों में ग्रेनाइट पत्थर लगते ना, तो चाहे वो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो या चीका यानी चिकनी मिट्टी और रेत की तरह, रेत आपने देखा होगा ना, और चिकनी मिट्टी भी देखी होगी। तो चाहे वो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो या चीका यानी चिकनी मिट्टी या रेत की तरह क्या हो, कोमल। तो भूगोल यानी भूविज्ञान में उन सभी को क्या कहा गया है, शैल या चट्टान कहा जाता है। किनको कहा गया है, चाहे वो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो और चाहे वो चीका या रेत की तरह कोमल यानी मुलायम हो, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, शैल या चट्टान कहलाती हैं। तो समझ में आ गया शैल चट्टान क्या है। तो शैल या चट्टान जो है वो समस्त पदार्थ
जो क्या है वो ग्रेनाइट के समान कठोर हो या चिकनी मिट्टी या रेत के समान मुलायम हो, सभी क्या कहलाते हैं? शैल या चट्टान कहलाते हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निर्माण यानी उत्पत्ति के आधार पर शैलों के प्रकार। तो निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर शैल के 3 प्रमुख क्या होते हैं? प्रकार हैं। पहला प्रकार है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा है कायांतरित शैल। तो निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर शैल के ये 3 क्या हैं बच्चों? प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। अब तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे ये शैल बने हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी शैल आती है बच्चों? आग्नेय शैल। आग्नेय शैल जो है ये बनती कैसे इसका निर्माण हुआ है? तो जो भूगर्भ यानी जो ज़मीन के अंदर आंतरिक भाग में का जो पिघला हुआ मैग्मा है या लावा जब धरातल के ऊपर आकर या धरातल के नीचे ही क्या हो जाता है बच्चों? ठंडा हो जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है या जम जाता है, तो उससे आग्नेय शैल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो मैग्मा या लावा जब ज़मीन के धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले या ज़मीन के अंदर गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले, तब आग्नेय शैलों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्यों इसको आग्नेय शैल कहा गया है? इसके पीछे भी कारण है। आग्नेय जो शब्द है बच्चों, ये बना कैसे है? तो आग्नेय शब्द जो है वो लैटिन भाषा का जो शब्द है इग्निस, है ना, तो लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है। यानी आग्नेय शब्द कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से आया। इग्निस का अर्थ क्या होता है? इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि का मतलब आग, है ना। तो आग्नेय शैल क्यों कहा गया? क्योंकि इसका निर्माण जो है गर्म लावा या मैग्मा के ठंडा होकर जमने से हुआ है, इसीलिए इसको आग्नेय शैल के नाम से क्या है? जाना जाता है, ठीक है। तो क्यों बोला गया ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आग्नेय शैल का निर्माण हमारे धरातल पर सबसे पहले हुआ था, है ना। सबसे पहले जिस शैल का निर्माण हुआ हमारे धरातल पर, वो कौन सी शैल थी बच्चों? आग्नेय शैल। इसीलिए आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है ना, क्योंकि सबसे पहले धरातल पर कौन सी शैल बनी? आग्नेय शैल। इसीलिए आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहा जाता है या प्राथमिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल की उदाहरण क्या हैं? क्या क्या उदाहरण हैं? तो कई सारी शैलें हैं आग्नेय शैल के उदाहरण हैं, लेकिन 2 प्रमुख हैं, एक है ग्रेनाइट और दूसरा है बेसाल्ट, है ना। तो आग्नेय शैल के 2 प्रमुख उदाहरण हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय शैल की विशेषताएं क्या हैं? तो आग्नेय शैल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता कि ये शैल जीवाश्म रहित होती है। जीवाश्म रहित का मतलब इसमें जीव जंतु के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, है ना, इसलिए जीवाश्म रहित है। और दूसरी विशेषता है इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज मिलते हैं, है ना, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये 2 इसकी महत्वपूर्ण क्या हैं? विशेषताएं हैं। तो पहली शैल कौन सी हो गई बच्चों? आग्नेय शैल। दूसरी शैल कौन सी है? अवसादी। अवसादी अर्थात जिसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री भी बोलते हैं ना, अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री। तो अवसादी की उत्पत्ति जो है यानी सेडिमेंट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो भी लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सेडिमेंट से हुआ, है ना। तो सेडिमेंट्री यानी अवसादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट शब्द से हुई। और सेडिमेंट्स का क्या मतलब होता है? सेडिमेंट्स का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। क्या होना? व्यवस्थित होना।
ठीक है। जब आग्नेय शैलों का अपर्दन होता है ना, तब उससे प्राप्त जो अवसाद होते हैं वो परतों के रूप में, जैसे ये है ना, परतों के रूप में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी आग्नेय शैल है, और जब ये क्या होती है बच्चों, इस पर किसका प्रभाव होता, अपर्दन का, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। और यही छोटे छोटे टुकड़े या जो इसके कण होते हैं या अवसाद होते हैं, वो जब परतों के रूप में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तहों के रूप में जमा हो जाते हैं, यानी व्यवस्थित हो जाते हैं, तब इसको हम बोलते हैं अवसादी शैल। तो अवसादी का मतलब ही है व्यवस्थित होना, है ना। तो इस आग्नेय शैलों के टूटने से जो कण या अवसाद प्राप्त होते हैं, यही अवसाद जब क्या हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं, परतों के रूप में, है ना, या तह के रूप में जमा हो जाते हैं, है ना, या व्यवस्थित हो जाते हैं, तब जो शैल बनती है, चट्टान बनती है, उसको हम बोलते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल जो है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रमुख समूह में इसका भी वर्गीकरण किया गया। ये 3 प्रमुख समूह कौन से हैं, यांत्रिकी रूप से निर्मित, दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल, और रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल। यांत्रिक रूप से जो निर्मित अवसादी शैल हैं उसमें है आपका चूना पत्थर, शैल और बलुआ पत्थर। कार्बनिक रूप से निर्मित जो अवसादी शैल हैं उसमें है आपका कोयला और खड़िया। रासायनिक रूप से निर्मित जो अवसादी शैल हैं उसके उदाहरण हैं पोटाश और चूना पत्थर। तो अवसादी शैलों को इन 3 प्रमुख समूहों में बांटा गया है या रखा गया है। अब चलते हैं अवसादी शैल की विशेषता। तो अवसादी शैल की सबसे पहली जो विशेषता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि अवसादी शैलों में ऊर्जा के जो साधन हैं, कौन से साधन, कोयला और खनिज तेल यानी पेट्रोल, वो अवसादी शैलों में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रमुख क्या हैं बच्चों, अवसादी शैलों की विशेषताएं हैं। अब चलते हैं तीसरी शैल कौन सी है बच्चों, कायांतरित शैल। कायांतरित को रूपांतरित शैल के नाम से भी जाना जाता है। कायांतरित का मतलब होता है या अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, यानी जब शैल यानी चट्टान के स्वरूप यानी उसके रूप रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना, तब कहलाती है, तब उसको हम बोलते हैं कायांतरित शैल। ठीक, कैसे होता है चट्टानों के रूप रंग में परिवर्तन या स्वरूप में परिवर्तन, तब होता है जब ताप यानी बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण शैलों के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उससे फिर कायांतरित शैलों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कौन सी 2 चीज़ें, ताप और दाब, ये दोनों के कारण जब शैलों का क्या हो जाता है, रूप कौन सी शैल का रूप बदल जाता है, आग्नेय और अवसादी शैलों पर जब दाब और ताप का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है तो आग्नेय और अवसादी शैलों का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता, उनका रंग रूप बदल जाता है, और तब उसको हम बोलते हैं कायांतरित शैल। ठीक है, कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर और स्लेट। आपने संगमरमर देखा होगा, मेरे ख्याल से स्लेट भी आपने शायद बचपन में इस्तेमाल की हो, उस पर लिखने के लिए चौक से ना, बचपन में जब छोटी क्लास में पढ़ते तो स्लेट मिलता था। अब तो शायद आप लोग को मिलता है कि नहीं, लेकिन पहले हम लोग स्लेट पर ही लिखते थे। तो संगमरमर और स्लेट जो है वो कायांतरित शैल का क्या है बच्चों, प्रमुख उदाहरण है। ठीक है,
तो समझ में आ गया कायांतरित क्यों बोलते हैं। कायांतरित इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चट्टानों का या शैलों का स्वरूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है, जब आग्नेय और अवसादी शैलों पर ताप और दबाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तब उनका रंग और रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है, और तब उससे कायांतरित शैल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। अब आता है कायांतरण के प्रकार। कायांतरण मतलब रूप स्वरूप बदलने को हम बोलते हैं कायांतरण। तो कायांतरण दो प्रकार से होता है। शैलों का, चट्टानों का कायांतरण यानी स्वरूप परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है गतिशील कायांतरण और दूसरा है ऊष्मीय कायांतरण। तो पहला क्या हो गया, गतिशील कायांतरण, और दूसरा हो गया ऊष्मीय कायांतरण। ऊष्मीय कायांतरण भी दो प्रकार से होता है, एक संपर्क कायांतरण और दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गतिशील कायांतरण। गतिशील कायांतरण क्या होता है। गतिशील कायांतरण वो होता है बच्चों, जब बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के दबाव के कारण चट्टानें जो हैं वो टूटने या पिसने के कारण जब शैलों का क्या होता है, कायांतरण होता है, यानी उनका स्वरूप बदलता है, तो उसको हम बोलते हैं गतिशील कायांतरण। ठीक है। ऊष्मीय कायांतरण क्या होता है, ऊष्मा मतलब गर्मी, है ना। तो गर्मी के कारण, ताप के कारण जब चट्टानों का क्या हो, कायांतरण हो, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय कायांतरण। ठीक है। ऊष्मीय कायांतरण दो तरह का है, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। अब संपर्क कायांतरण क्या होता है बच्चों, संपर्क मतलब होता है किसी के संपर्क में आना। तो यहाँ कौन किसके संपर्क में आता है, तो यहाँ पर शैल जो है यानी चट्टान जो है, जब गर्म लावा या मैग्मा के संपर्क में आती हैं, तो शैलों का स्वरूप क्या हो जाता है, गर्म लावा के या मैग्मा के संपर्क में आने से उनका रूप क्या होता है, बदल जाता है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है संपर्क कायांतरण। ठीक है। तो किसके संपर्क में कौन आता है, शैल किसके संपर्क में आती है, गर्म मैग्मा या लावा के संपर्क में। तो गर्मी के कारण, तापमान ऊष्मा के कारण शैलों का रंग रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संपर्कीय कायांतरण। दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण। प्रादेशिक कायांतरण क्या होता है, जब बच्चों बहुत ज़्यादा ताप यानी उच्च ताप और दबाव यानी दाब किसी बड़े क्षेत्र पर एक साथ क्या करते हैं, दोनों कार्य करते हैं, यानी किसी बहुत बड़े क्षेत्र पर, है ना, ताप और दाब दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। तो उस पूरे क्षेत्र की जो चट्टान होती है उसका रंग और रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रादेशिक कायांतरण या क्षेत्रीय कायांतरण। तो जब ताप और दाब का प्रभाव दोनों एक साथ मिलकर किसी बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उस क्षेत्र की शैलों का रंग रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए इसको प्रादेशिक या क्षेत्रीय कायांतरण के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों, कायांतरण के प्रकार दो तरह के कायांतरण हैं, गतिशील और ऊष्मीय कायांतरण, है ना। ऊष्मीय कायांतरण भी दो तरह का, संपर्क और प्रादेशिक। अब चलते हैं, आखिरी पॉइंट है शैल चक्र। अब शैल चक्र क्या होता है, चक्र तो जानते ना, साइकिल, है ना। तो शैलों का निर्माण सबसे पहले कौन सी शैल हमारे धरातल पे बनी, आग्नेय शैल, है ना। सबसे पहले हमारी धरती पर, पृथ्वी पर आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। आग्नेय शैलों पर जब ताप और दाब और अपर्दन की जो क्रिया थी उसका प्रभाव हुआ, तो ये क्या हो गई, टूटने लगी, है ना। ये क्या होने लगी, कणों में टूट गई।
इनके टूटने से जो अवसाद निर्मित हुआ है ना, इनसे जो अवसाद प्राप्त हुआ, उस अवसाद के जमने से अवसादी शैलों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इनके टूटने से क्या मिला, अवसाद बना। इस अवसाद के जमा होने से अवसादी शैल बना। ठीक, अवसादी शैलों पर जब ताप का और दाब का, है ना, ताप और दाब का प्रभाव पड़ा, तब अवसादी शैल जो हैं इनका रंग और रूप क्या हो गया, बदल गया। और रंग और रूप बदलने से कौन सी शैल बनी, कायांतरित शैल बनी। ठीक, फिर कायांतरित शैलों पर, ठीक है, फिर कायांतरित शैलों पर जब ताप का प्रभाव पड़ा, उच्च, है ना, ताप का प्रभाव पड़ा तो ये पिघल गई। और इनके पिघलने से फिर जब यही पिघला हुआ पदार्थ जमा हो गया, यानी ठंडा होकर जम गया, तो फिर से कौन सी शैल बनी बच्चों, और अग्नेय शैल बनी। फिर अग्नेय शैल टूटी तो अवसाद जो मिले, अवसाद के जमने से अवसादी बनी। फिर अवसादी शैलों का जब दबाव और ताप का प्रभाव पड़ा तो इनका रंग रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया और कायांतरित बनी। कायांतरित चट्टानों पर जब ताप का प्रभाव पड़ा तो ये पिघल गई, और पिघलने के बाद ये पिघला हुआ पदार्थ फिर से जमा और फिर अग्नेय शैल। तो ये साइकिल क्या होता है, हमारे धरातल पर चलता रहता है। इसी को बोला जाता है बच्चों शैल चक्र। तो ये लेसन बच्चों जो आपका ज्योग्राफी का 5वां लेसन है, आज कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।